आमने सामने खड़े हुए थे, आतिफ अपनी बस लाइन याद कर रहे थे और मेरा एडी जो है हसान भाई अगले स्पेल की डेट मांग रहे हैं शूट की तरह आना कि जानी वो। अब डेट देते हुए ना मैं हंस पड़ा ना, तो सैफी भाई ने मेरा बस वही सुना, हाँ अब मुझे क्या डांट है, सीरियस हो जाओ सीरियस हो जाओ, तुम आतिफ को देख रहे हो वो इतना बड़ा स्टार है फिर भी कितना सीरियस है। और मैं था कि मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ये जो आप रोल्स अभी कर रहे हैं, कहीं कहीं आपको डर लगता है कि यार ये ट्रांजिशन सपोर्टिंग रोल से ये ट्रांजिशन जो है मेन लीड कैरेक्टर पे होना शायद बहुत मुश्किल हो जाए? क्योंकि मैं मेहनत नहीं करता और मैंने अल्लाह पे फेंका हुआ है, तो वो जो देता है वो जितना भी देता है मैं चुप करके उसको एक्सेप्ट कर लेता। तो 1040 मिनट का जो पूरा ड्रामा था उसमें से अगर आपको 2 मिनट याद है तो फिर मैं क्यों मेन लीड के पीछे भागूं? अगर मुझे हर चीज इज्जत मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, छोटे रोल थे, तो मैं करूंगा। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन खुशिया मैगजीन। आज वो दिन है जब मैं इंट्रो में 3 दफ़ा फिसल चुकी हूँ और मेरे सामने जो बैठे हैं वो हंस भी रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अच्छा ये होता रहता है, तो ऐसा होता रहता है। आई होप दिस टाइम मैं इंट्रो सही दे सकूँ। आई ऑलवेज़ फील वेरी वेरी हैप्पी जब मैं किसी नए एक्टर को इंटरव्यू कर रही होती हूँ, क्योंकि एक बहुत सी नई चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं और मुझे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है, रिसर्च थोड़ी कम करनी पड़ती है, तो यस इतना स्ट्रेस नहीं होता है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, हमने उनको एहद वफ़ा में देखा एस खुर्शीद, फिर आजकल एस सब्ज़ अली, वो बड़ा हमें तंग कर रहे हैं। यार मसला क्या है सब्ज़ अली के साथ? जहाँ सुकून आता है वहाँ सब्ज़ अली एकदम से अपेयर हो जाते हैं कुछ हमें तंग करने के लिए। तो ये संगे माँ में जो कैरेक्टर बहुत कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है और जिसने हम सबकी अटेंशन पकड़ ली, वो आज हमारे साथ हैं मोहम्मद हम्बल, और हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनके बारे में कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक गो में दिया या नहीं दिया? आपने बहुत अच्छा किया। क्योंकि जब मैं दूसरी दफ़ा स्लिप हुई तो उन्होंने कहा मैं तो समझ रहा था आप एक गो में देती हैं। मैं कहा होता रहता है, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहुत ज़्यादा हो गई आज छोटी छोटी बातें। आपने देखा इंटरव्यू का मूड सेट हो चुका है, अब हम आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छा, इनसे कराची के बारे में पूछा मैंने, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक। वेलकम टू कराची। थैंक यू सो वेरी मच। इतनी मुश्किल से निकला, पसंद नहीं आ रहा कराची? मतलब शायद क्योंकि शायद देखिए सोच समझ के बैठे हैं, बोले। बिल्कुल बिल्कुल बैठे भी और बोले भी एक्चुअली मैं दोनों सोच समझ के करना चाह रहा हूँ। एक तो फैमिली नहीं है यहाँ पे, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, और शायद ये रीज़न होती है कहीं रहने में, तो इसलिए मुझे इतना वो अट्रैक्ट नहीं किया कराची। मतलब मुझे भी वो है कि मुझे घर जाना है बस शूट ख़त्म करके। अच्छा, तो कहीं कुछ घूमने फिरने गए आप कराची? कुछ देखा? पहले कराची पे जजमेंट कॉल ले लिया? मैं सी व्यू गया। हाँ, बस यही था। अब मैं यार देखिए आप इतनी हमारे शहर में बैठे, मैं तभी कह रहा हूँ ना पूछे, मैं सच बता दूंगा, इसलिए मैं बहुत कवर करके तो मैंने ना ये ऑफ कैमरा ऐसी बात हुई थी तो मैंने कहा देखें सोच के बोलेगा नीचे नहीं पहुंचेंगे आप। फिर आपको पता है मैंने क्या बताया? बताइए आपने क्या बताया? क्योंकि पहले राबिया नहीं, मैं इसको कैसे कवर नहीं कर सकता। राबिया ने मुझे कहा कि आप इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी बताएं, बोलें, क्योंकि हाँ, काम देना तो अल्लाह के काम तो अल्लाह देता है। तो फिर राबिया ने कहा कि आप नीचे नहीं जा सकती। मैंने कहा फिर जान भी अल्लाह के हाथ में, मैं आपके शहर के बारे में कुछ भी कह सकता हूँ। और हमारा हंस के बुरा हाल होता। मैंने कहा अब इतना फनी साउंड नहीं करा, कोई बात नहीं, आप लोग बर्दाश्त करें हमें। अच्छा जी, क्या हाल चाल है और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सब्ज़ अली का? सब्ज़ अली का अच्छा हाल चाल मेरा ठीक है और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। आप जब बाहर निकलते तो आपको पता लगता है कि काफ़ी लोग संगे मात देख रहे हैं। बिल्कुल। तो अच्छा जा रहा है। बट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब्ज़ अली इतना लोगों को पसंद आ जाएगा और लोग उस पर रिएक्ट करेंगे उससे? हाँ, पहली दफ़ा नहीं किया था, खुर्शीद के टाइम पे नहीं किया था, लेकिन सब्ज़ अली के टाइम पे किया था, क्योंकि आतिफ असलम थे ड्रामे में, आपको पता लग रहा था कि मासेस में जाएगा, ज़्यादा लोग देखेंगे। और मुझे पता था कि मेरे मैक्सिमम सीन्स जो थे वो आतिफ के साथ थे, तो अगर वो इंस्टा पे कुछ भी अगर वो क्लिप्स बनेंगी तो मैं भी कहीं ना कहीं उनको नज़र आ जाऊँगा, तो इसलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था। सब बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी आपकी वो कि मैं तो आतिफ के साथ होऊंगा ही होऊंगा, आतिफ तो होंगे ही, पिक्चर में मैं भी होऊंगा, मैं तो जाना पहचाना जाऊँगा। बाकी यही हुआ। इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छा, तो मतलब स्क्रिप्ट लेते हुए ये सोचा था वाकई ये मजाक कर रहे हैं अभी? जब मुझे ऑफर हुआ था तो आतिफ कास्ट नहीं हुए थे, तब हिलमन को तो ढूंढा जा रहा था, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन क्योंकि संगे ऐसा, क्योंकि मैं ड्रामा की रिसर्च करता हूँ बेसिकली, तो मुझे पता था कि सैफ भाई कर रहे हैं, संगे मरमर का सीक्वल है तो बड़ा ही होने वाला है। लेकिन ये नहीं पता था तब कि सब्ज़ अली का कैरेक्टर बड़ा है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि आप सब्ज़ अली करोगे। अब मुझे ये नहीं था कि ये 2 दिन का काम है, 3 दिन का काम है, कितना है। लेकिन जब स्क्रिप्ट आई तो पता लगा कि ये
में बहुत, मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितना भी काम किया है सबसे लंबे डायलॉग्स जो हैं वो मैंने संगे माँ में बोले हैं। तो जब बढ़ते जा रहे थे, खोलते जा रहे थे, तो खुशी का कैसे लेवल बढ़ता जा रहा था? मतलब मैं हर एपिसोड में था कि इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, इसमें भी मैं हूँ, मैंने स्क्रिप्ट ही ऐसे पढ़ी है। तो अपने बारे में कुछ बताएं, कहाँ से पढ़ा हुआ आपने, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ और मैंने स्टडी की है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से। वहाँ से मैंने किया अपना बैचलर्स थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन में। तो इसी फील्ड से रिलेटेड थे और इसी फील्ड में आ गए। ओके, तो BNU से कब आपने ग्रेजुएट किया? 2019 में। अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, ज़्यादा काइंड ऑफ 2-3 साल हुए। हाँ, 3 साल हो गया। तो शुरू से बचपन से आपको शौक था एक्टिंग का, या BNU ऐसे ही चले गए फिर सोचा या एक्टिंग भी कर लेता हूँ? शौक ऐसा था कि मुझे याद है कि बचपन में मुझे जब समझ भी नहीं थी तो मैं कहता था कि जब मैं डांस करता हूँ तो मेरी आवाज़ हिलती है, लेकिन हीरो की तो आवाज़ नहीं हिलती। तो मैं अब कैसे करूँगा ये? मतलब मुझे लिप सिंक का भी नहीं पता था कि ये लिप सिंक भी कोई चीज़ होती है। लेकिन तब से ये था कि अभी मैं कैसे करूँगा, अब करना तो मैंने यही है। अच्छा। तो जब मैं डांस करता हूँ तो मेरी तो आवाज़ हिलती है, तो कितना सुर में गाता है। तो मुझे तब से शौक था, बचपन से। ओके, तो फिल्में देखते थे, ड्रामे देखते थे, किस चीज़ से ये फिल्में, शौक ड्रामे, हुआ? हर फिल्में बचपन में तो फिल्म देखता था। बॉलीवुड की फिल्म देखते, वो कैसेट आती थी शाहरुख खान की, वो वाली फिल्में देखते थे। फिर नहीं, वो तब तो मैं छोटा था, कहाँ में बेचारा। तो बाद में देखी होगी शाहरुख खान की? नहीं, वो मैंने आज तक वैसे नहीं फिल्म देखी बाजीगर। मैं बहुत आर यू शाहरुख खान फैन? नहीं। ओके, फिर चलें सही। ये लोग मुझे वो मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा सोशल मीडिया वालों के लिए। मैं मेरे ख्याल से मैं किसी एक्टर का फैन नहीं हूँ। अगर एक चीज़ फिल्म मज़े की है तो मैं ज़रूर देखता हूँ। मतलब ये नहीं कि शाहरुख की फिल्म है तो मैं देखूंगा ही। मैं संजय लीला भंसाली फैन हूँ। ओके, उस तरह आप कह सकते हो। उन पे मेरी पूरी रिसर्च होती है। कौन सी फिल्म आ रही है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। आई थिंक जितनी भी लास्ट 3 फिल्में आई थी, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई, मैंने पूरी रिसर्च कर ली थी कि असल में स्टोरी क्या थी जिस पे बायोपिक बना रहे हैं। तो आई रिसर्च ऑन संजय लीला भंसाली। तो कौन सा सफ़ेद पसंद है आपको? गंगू वाला सफ़ेद। ओके, नाइस। तो गोइंग बैक टू जो आप बता रहे थे कि बचपन से शौक था, तो किस वक्त ये रियलाइज हुआ कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब वो देखते थे? सपोर्टिव फुल। मेरे अब्बा जी मुझे जबरदस्ती लेके गए। कोई जाहिम समझ नहीं था, ये तो स्टोरी बोरिंग हो गई। बिल्कुल बोरिंग थी। मुझे मतलब अगर मुझे कोई कहता था ना कि इवन फिल्म स्कूल में भी कुछ बच्चे होते थे कि एक तो वो था जो कहता था मेरे घर में नहीं पता किसी को कि BNU में पढ़ रहे हैं कि हाँ, एक ये स्टोरी भी थी। तो मैं ऐसा था कि ये कैसे करते हैं आप लोग, मतलब छुप के कोई कैसे ये कर सकता है। हाँ। क्योंकि मेरे घर फैमिली, बल्कि घर वाले भी और आसपास के भी फैमिली वाले सारे फुल सपोर्टिव। मतलब वो पहले से कहते थे कि इंटरव्यू में हमारा नाम लेना, जब मैं टीवी पे भी नहीं आया था, हमें भूल तो नहीं जाओगे, इस तरह के वो उन्होंने मुझे फुल वो किया। तो खुद लेके गए अब्बा, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। ये हाँ, अब्बा जी खुद लेके गए BNU में जाके कि जाओ इसका एडमिशन दो। मैं क्योंकि NCA का एडमिशन दिया मैंने, उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। तो मैं ये वाला था कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब ये काम मुझसे। तो मैं तो वो वाला था ना कि मैं भी जब सोचता हूँ ना, मैं सोच ही लेता हूँ हाँ कि NCA ही जाना है। मैं तो वो वाला था ना, यहाँ रहूँगा, यहाँ ये करूँगा। तो वो जब नहीं हुआ तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा कि 9 to 5 जॉब भी करूँगा और तो कुछ नहीं करूँगा। लेकिन फिर अब्बा जी आए और उन्होंने कहा कि उठो। उन्होंने खुद ही रिसर्च की थी, मुझे याद है कि BNU के एडमिशन खुले हैं, टेस्ट है, 2 दिन बाद ही था, कुछ इस तरह से था। जाके 2 और इंटरव्यू दो। तो मैं डिसहार्ट ही था उस वक्त। मैं बस ये था कि अच्छा लिख देता हूँ। उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैं भी वो वाला था, मरे दिल थे। उन्होंने खैर एडमिशन हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा डिसीजन था। तो घर में कौन कौन है आपके? हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मामा, बाबा, मेरे ताऊ की डेथ हो गई, तो फिर ताई मामा है, मेरी एक बहन है और बाकी बहन भाई हैं। जब वो शादी होगी उधर चला गया, वो वाले हो गए। तो अब घर में हम लोग 5 लोग होते हैं। बहन छोटी है आपसे? हाँ जी। ओके, तो जब पहला ड्रामा आपका आया, पहला रोल मिला, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था? आपका अपना रिएक्शन क्या था? पहला रोल आई थिंक हम लोग शुरू करते हैं कि मैं इंडस्ट्री में आया कैसे, तो वो बीच में सारी चीज़ें उसमें वो कवर अप हो जाएंगी। सीमी राहील ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था? हाँ, वो भी स्टोरी मैं आपको सारा बताता हूँ। मतलब मैं शुरू से शुरू कर देता हूँ, ठीक है? देखिए, मुझे तो पूछने की जरूरत ही नहीं। आज सिर्फ मेरे पास सिर्फ इंसर्ट्स में थोड़ा थोड़ा आएगी मोनोटनी खत्म करने के लिए, वरना आज कहानी जो है वो सिर्फ मेरी है। सुनाएंगे। मेरी 2 स्टोरीज हैं बेसिकली। एक में वो एक मिर्च मसाले वाली कि मुझ पे बहुत जुल्म हुआ, और एक वो वाली कि मैं चल रहा था, रोल ऑफर हो गया। एक ये भी है वैसे। नहीं, मिर्च मसाले वाली। तो BNU में जब हम लोग गए फिल्म में, जब पढ़ने गए, तो वहाँ जब थीसिस होता है तो छोटी सी फिल्म सिटी होती है बेसिकली, ठीक है?
आपको थीसिस का पता होता है कि ये 5 लाख लगा रहा है थीसिस में, ये इस एक्ट्रेस को हायर कर रहा है, ये मरी जाके शूट कर रहा है, तो एक कंपटीशन है भाई। हाँ बिल्कुल। अच्छा। और मेरे ख्याल से आपको बुरा ना मना जाए कि हम जो थीसिस होते हैं ना वो इस इंडस्ट्री से ज़्यादा प्रोफेशनली शूट होते हैं। चलिए वो बात तो सही है, लेकिन ये आपकी बात कि कॉलेज कोई लिमिट नहीं डालता कि नहीं इतने पैसे होने चाहिए इसमें नहीं, बट ये अनफेयर ग्राउंड्स नहीं हो जाएंगे? नहीं क्यों? एक बंदे के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, एक के पास नहीं है। वो आपको हर तरह से जज करेंगे, आपकी स्टोरी को भी जज करेंगे, आपकी फिल्म को भी करेंगे, आपके एक्टर्स को भी करेंगे। कैन यू रियली जज? और मजे, सॉरी टू कट यू, हमारी जो थीसिस फिल्म जो डिस्टिंक्शन लेती हैं वो नॉर्मल होती हैं, मतलब वो ज़रूरी नहीं कि आपने हाई बजट काम किया है तो उसको ही डिस्टिंक्शन मिली है, नहीं, आपकी छोटे बजट को भी मिलती है। तो आपको लगता है कि बिकॉज ये बिल्कुल ओपन है, कॉलेज ने कहीं कोई बाउंड्रीज कोई लिमिट्स नहीं रखी, उससे कोई अनफेयर ग्राउंड नहीं आता? नहीं, वो आपके ऊपर है। इवन देखो हमारे वैसे फिल्म में बड़ा मजे क्या होता था कि जो बच्चे थे वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, ओके, तो वो अपने सेविंग से फिल्म बना रहे होते हैं। ओके ठीक है, फिर सही है। तो बहुत सारे लोगों के बाप का पैसा नहीं होता, वो अपने पैसे कमाते हैं और शौक से लगाते हैं उसके ऊपर, तो उनका। और मैं ख्याल में इसमें आप ये नहीं कह सकते कि लिमिट नहीं कर सकते। क्यों आपने 5 लाख लगाए थे? नहीं, मैं तो बिल्कुल, मेरा लिटरली 23,000 था। मैंने ये कहा था प्लीज खत्म करो, मैंने तो एक्टिंग कर दी। जज्बे से आप उन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपने भी शायद लगाए हो। अच्छा, गोइंग बैक टू आपकी स्टोरी। खैर BNU गया और एक्टर बनना था और सीखा भी कुछ नहीं। मजे की बात ये एडिटिंग क्लास में भी ऐसे बैठे थे कि अच्छा कोई असाइनमेंट कर दे, क्योंकि एक्टिंग ही करनी थी। खैर ये था कि थीसिस में मुझे कभी किसी ने काम नहीं दिया, मतलब यूनिवर्सिटी में मैं एक्टर नहीं जाना गया था। उन्होंने कहा हाँ ये भी है एक लड़का, पता नहीं कुछ भी नहीं करता, ये ग्रुप में खाली बैठा रहता है, मैं वो वाला होता था। तो मैं बहुत ज़्यादा ना थोड़ा डिसहार्ट हो गया था कि जब ये लोग मुझे काम नहीं दे रहे तो प्रोफेशनली मुझे कौन काम देगा, मतलब ये तो नहीं दे रहे। खैर दूसरे साल में सिमी राहील हमारे हमें पढ़ाने आई, एंकरिंग फॉर TV। और खैर मैं डिसहार्ट हो गया था और ये था कि मुझे लगता कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, यहाँ तो ज़्यादा प्यारे लोग हैं, लंबे हैं, इनको एक्टिंग भी मुझसे ज़्यादा अच्छी आती है, तो मैं कहाँ एडजस्ट करूँगा, तो कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है। तो पहले मेरे सर आए, एक थे सर साहल मंजूर, उन्होंने पहले एक वो डाला ना, वो तो सबकी तारीफ कर देते थे ना, तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, वो तो वो वाले थे। लेकिन फिर जब एक सेमेस्टर बाद सिमी राहील आई तो जो हमारा कोर्स था वो था एंकरिंग फॉर TV, एक्टिंग से रिलेटेड नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। अच्छा। और वहाँ से मेरा मोराल बहुत ज़्यादा हाई हुआ, तो उन्होंने हम लोगों के नंबर्स ले लिए, टेलीफोन नंबर्स ले लिए, और उन्होंने कहा जिस बच्चे को जहाँ और कहा कि अपनी एक्सपर्टीज़ लिख दो आगे, तो जिसकी जो काम होता था उसको दे दिया जाता था, जो राइटर था उसको काम मिला, हर एक को मिला। तो उन्होंने मुझे उस वक्त प्रोजेक्ट्स में या काम इन TV चैनल्स? इन TV चैनल, ओके ठीक है, जहाँ वो रेकमेंड कर सकती थी, किया, हाँ अपने स्टूडेंट्स के लिए वो किया। और मेरा नहीं ख्याल आजकल कोई भी टीचर आपके लिए करता है, अपना टाइम नहीं निकालता। तो पहले उन्होंने कहा कि तीफा एंड ट्रबल का ऑडिशन हुआ, ओके, तो उन्होंने कहा जाके तुम ऑडिशन वहाँ दे दो। तो मैंने दे दिया और मैं सिलेक्ट भी हो गया। अच्छा। लेकिन वो टेबल एडिट हो गया, वो लिटरली 2 दिन पहले उन्होंने कहा हम लोग ये सीक्वेंस ही नहीं शूट कर रहे। और मैंने खैर शोर मचा दिया हुआ था कि मैं तो फिल्म शूट करने जा रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन लकीली मेरा 5 महीने बाद परवाज़ है जुनून की शूट हुई लाहौर में, और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया, सिमी राहील ने, फिल्म के लिए। और शायद आपको भी नहीं पता होगा, बट मैंने परवाज़ है जुनून से शुरू किया। नहीं, मुझे भी नहीं पता था बिल्कुल। एज अ बैकग्राउंड डांसर। तो जो गाना था आज कंगना भी, वो वाला मैं हूँ। अब मैं वो जाके गाना देखूंगी और ढूंढूंगी आप हैं, मैं उसमें था। मैं बिल्कुल फ्रेम में मैं नजर आता था। तो सेट पे हम लोग क्या कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट भी थे, मैं और मेरा क्लास फेलो था अहमद रफीक, हम दोनों इम्पॉर्टेंट भी थे और नहीं भी थे। अच्छा। क्योंकि अब हर सीन से पहले या जो शॉट से पहले वो कहते थे, हम लोगों का नाम भी नहीं था, उनको हमारा नाम नहीं आता था, वो दोनों किधर है, वो दोनों किधर है। तो हम पूरे सेट पे मशहूर थे कि वो दोनों। अब डांसर समझे ये एक्टर है और एक्टर समझे हम डांसर हैं, तो हम अकेले बैठे होते थे, हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं होते थे। तो हम लोग ने सिर्फ वहाँ डांस किया। अब क्योंकि सबको ये था कि ये दोनों कौन है, तो हर एक ने हमारा इंटरव्यू ले लिया हुआ कि आप फिल्म में कौन सा पार्ट कर रहे हैं। और हम कहते थे बस ये गाना करने हैं, उसके बाद हम अपनी यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। तो शर्जील सर फराज हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर हैं हम TV के, उन्होंने भी यही पूछा कि आप कौन हो क्या। तो हमने कहा एक्टिंग करना चाहते हैं और दूसरा साल है फिल्म स्कूल में। तो उन्होंने कहा, मुझे कहा स्पेशली कि अपना वेट कम करना, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ठीक करना, और कराची है ना वहाँ काम है, वहाँ पे ऐसे कहा। और मेरा नंबर ले लिया उन्होंने।
2 साल बाद पहली रमज़ान थी 2019 की, और मुझे कॉल आई कि पहचाना मैं शर्जील हूँ। मैंने कहा जी पहचाना, वेट लूज़ किया? मैंने कहा मैं सोचूं कि इन्होंने तो पिक्चर्स मंगवा लेनी है। और उसमें तो, और मैं लिटरली उस वक्त 96 kg था, अपनी हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा मोटा था। मतलब मैं शायद 92 रहा हूँ, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। और मुझे याद है यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3-4 शर्ट्स होती थी जिसमें मुझे लगता था पेट नज़र नहीं आ रहा, बहुत गंदा वाला मोटा था मैं। थीसिस चल रहा था, वो वाली भी टेंशन सारा चल रहा था। तो उन्होंने कहा वेट लूज़ किया? मैंने कहा नहीं शर्जील भाई, वेट तो नहीं लूज़ किया। क्या गुड, हम एक मोटा लड़का चाहिए खुर्शीद के लिए जो चश्मे लगाता है और बच्चों की शिकायतें लगाता है, तो ऐसे करो अपनी फ़ोटो भेज दो। फ़ोटो भेजी, उन्होंने कहा ये सीन नंबर 19 है एपिसोड 1 का, इसकी वीडियो बना के भेजो, अगर अच्छे लगे तो हम तुम्हें सेट पे बुला लेंगे। और 2 दिन बाद उन्होंने कहा अपने कपड़े पैक कर लो, तुम्हारी शूट है ऐदे वफा के लिए। वाओ, ओके, मज़े क्या। तो ये फिर मैं ऐदे वफा में जब आया तो फिर मैं नोटिस हो गया, मुझे किसी ने बताया कि मैं उनको अच्छा लगा, और उन्होंने फिर मुझे सोप और फिर इस तरह सीरियल। तो वो क्या आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी? एक सीन था एपिसोड 1 का, टेबल वाला, जिसमें सब बैठे होते हैं, सबसे एंड में सीन था जिसमें वो कहते हैं कि कैमरा लेके बाहर आ जाओ, वो रिकॉर्डिंग करके मैं भेजी थी। ओके। और वो मैंने बहुत टेक्निकली करके भेजी थी। वो मैंने ऐसे भेजी थी कि मैंने एक फ़ोन पे, क्योंकि वो जो सीन था वो उसमें 5 लोगों के डायलॉग्स थे और मेरा सिर्फ रिएक्शन था बेसिकली। तो मैंने ऐसे किया था कि 4 के डायलॉग्स बोले और अपनी जगह छोड़ दी मैंने। ओके। कि इस पे मैं अपना रिएक्शन दे दूंगा और इस पे अपना डायलॉग बोल दूंगा। ठीक है। और एक कैमरा ऑन करके सामने रख दिया और साथ में दूसरा कैमरा रख दिया जिसपे रिकॉर्डिंग चल रही थी, ताकि उनको भी 2 बात है ना जो देख रहे हैं। तो वो वाला सीन 19 मैंने उनको भेज दिया था। ओके ओके। तो जब पहली बार आपने आपको स्क्रीन पे देखा, क्या रिएक्शन था आपका? कितने पहली दफ़ा तो पता नहीं, अच्छा मैं ऐसे था कि अच्छा कि मैं हूँ, ये मैं क्या लग रहा हूँ, यकीन नहीं आ रहा था या यकीन था लेकिन अजीब लगता है अभी भी मुझे, लिटरली अजीब लगता है। अगर मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैंने काम किया ऑनेस्टली। मतलब मुझे नहीं पता कि अहमद अली अकबर मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते, लेकिन वो पहचानते हैं। मज़े की बात, मैं आपको मज़े की वाक़या बताता हूँ। मैं परीज़ाद के लास्ट एपिसोड के प्रीमियर पे गया। ओके। और मेरा मकसद सिर्फ ये था, मेकअप आर्टिस्ट थी नगीना, उनसे मिलने गया था। उन्होंने मेरे साथ शूट किया था, तो इस्लामाबाद में थी और हम लोग 1 साल बाद मिल रहे थे। तो मैं तो बाहर खड़े होकर कह रहा था कि नगीना बाहर आ जाओ, ये तो कह रहे टिकट लोगे तो अंदर जाओगे और मैं तुमसे मिलने के लिए 500 नहीं लगा रहा, तुम बाहर आके मिलना तो मिल लो। अब वो भी मुश्किल से गई हुई थी, रेड कारपेट पे खड़ी, वो कहती अरे भाई मैं मुश्किल से आई हूँ, तू ही अंदर आ जा। और मैं लड़ रहा हूँ फ़ोन पे कि नहीं नगीना तू ही बाहर आ जा। तो अचानक से एक अली शाह हैं, आई होप उनका नाम ठीक है, लाइन प्रोड्यूसर, वो सिक्योरिटी वाले कहते हैं आपको नहीं पता एक्टर खड़े में, आप उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। और मैं ऐसे था कि मैं तो आपको नहीं कुछ कहा, तो वो मुझे अंदर ले गए, रेड कारपेट पे भी ले गए। नाइस। और मैं रेड कारपेट पे खड़ा हूँ और अहमद अली अकबर मुड़े और उन्होंने मुझे कहा नाइस टू सी यू, और गले मिला के वो स्क्रीनिंग पे चले गए। और 1 सेकंड के लिए मैं था कि ये मुझे कैसे जानते हैं, और मैं था कि नहीं वो मैंने तो इनके साथ ड्रामा किया हुआ है, वफा में इनके साथ ही तो मैंने किया है। टॉक अबाउट अहमद अली नॉट रिमेंबरिंग यू, या तो आपको ही वो मैं याद वो नहीं था थे? कि मतलब मुझे अभी भी लिटरली नहीं लगता कि मैंने ड्रामे में काम किया और मैं इन सारे एक्टर्स को जानता हूँ। मतलब मुझे नहीं याद। अगर मैं कहीं खड़ा हूँ और ये मेरे साइड से गुजर जाएंगे तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, बजाय इसके कि खड़े होकर मुझसे बात करें। लेकिन जिस वक्त अहदे वफा कर रहे थे, वो कैसा एक्सपीरियंस था इन सबके साथ, 4 लोगों के तब साथ? तो ये था कि न्यू कमर्स के लिए एक ये होता है कि हम लोगों ने अच्छा काम करना होता है ताकि आगे अच्छा काम मिले। तो उस वक्त सिर्फ ये था कि मेरा सीन अच्छा हो जाए, ओके। बस। और मुझे लिटरली अपने जो क्लोजअप्स है ना वो याद नहीं है कि उस वक्त मैंने क्या बोला। तो जब उनके साथ सीन्स करता था तो वो बस सीन ही करता था मैं। ओके। बट वैसे एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था यार, और लिटरली बहुत अच्छे थे। मुझे याद है जब हम लोगों ने एक स्पेल खत्म कर लिया लॉरेंस कॉलेज वाला, और उसके बाद एक दोबारा से जो मेरी एंट्री हुई थी जेल वाले, बहुत इमोशनल वाला ही था। वो सीन ही, वो ही मेरी पहचान ही बन गया। तो एक शादी का सीक्वेंस था, 7 की शादी थी, और हम लोग तकरीबन 8 महीने बाद मिल रहे थे। एक मई में शूट हुआ था और एक जनवरी में शूट हुआ था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं जाऊँगा और कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, वो कहेंगे वालेकुम और काम करेंगे। लेकिन 5 ने सैफ भाई को मिला के वो मुझसे ऐसे मिले जिस तरह लिटरली अपने कॉलेज में साथ पढ़ा हुआ है, और ये लड़का फिर आकर क्या मतलब वार्म और टाइट हक जो थी वो 5 ने मुझे दी कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों मिल रहे हो। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो कितना मुश्किल होता है इंडस्ट्री में अपना नाम इस्टेब्लिश करना? मेरे लिए नहीं था वैसे, आपस की बात है, शुक्र है।
ओके दूसरों के लिए हो सकता है। फौरन बाद आपको सोप की ऑफर आ गई थी एदे वफा के? तो फौरन बात नहीं आई थी, फिर कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, और आई थिंक फिर एदे वफा था मैं मार्च में, और इसकी शूट की है मैंने सितंबर में। ओके। बीच में एक और भी सीरियल था जो यहाँ आके कैंसिल हुआ। कराची बुलाया, उन्होंने कहा कि आपको तो कास्ट नहीं किया, तो मैंने कहा आपने तो मुझे बुलाया हुआ है। हाँ। एक वो भी टाइम था। तो कराची इसलिए लिटरली मुझे वो, क्योंकि जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कराची का वो ये वाला था। इसलिए दिल पे कि मैं, हाँ लिटरली मैं रोया था। मैं एमडी ऑफिस में रोया था कि मुझे रखा नहीं, मैं क्या करूं बताएं। तब कशान भाई थे वहाँ पे जीएम, उनका बेटा फिक्र मत करें, आपकी टिकट लेके अभी वापस जाएं, हम आपको फिर बुलाएंगे। लेकिन नहीं बुलाया उन्होंने क्योंकि कोरोना आ गया था। फिर वो मेरे लिए अच्छा हो गया था, क्योंकि फिर तो लॉकडाउन शुरू हो गया था। ये जो आप रोल्स अभी कर रहे हैं, ये मेन कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं, कहीं कहीं आपको डर लगता है कि यार ये ट्रांजिशन सपोर्टिंग रोल से ये ट्रांजिशन जो है मेन लीड कैरेक्टर पे होना शायद बहुत मुश्किल हो जाए, या आप ओके हैं ये जर्नी करने के लिए एंड अपने टाइम से जब आपको होगा तब आपको लीड रोल मिलेगा? एक उसका बहुत लंबा आंसर है। आई होप मैं जस्टिफाई, बिकॉज मुझे लगता है हर न्यू कमर को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। ये क्वेश्चन है कि आप मना करते जाएं और फिर बस वेट करते जाएं कि कुछ और एक बहुत बड़ा रोल आपको मिल जाए जो मेन लीड हो या सेकंड लीड तो हो कम से कम, या फिर ये है कि आप बोले नहीं यार 3 साल मैं मेहनत करूँगा और मैं ये रोल्स करूँगा, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करूँगा और फिर मुझे इवेंचुअली एक मिलेगा रोल। तो ये एक चैलेंज भी फेस होता है, ये 2 डिफरेंट टाइप के थॉट प्रोसेसेस भी हैं। अच्छा, आई टेल यू मैं कैसे काम करूँ। एक तो ये कि मुझसे ऑडिशंस नहीं दिए जाते, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। आप कैमरे के आगे खड़े होकर लाइंस बोलो, माँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं, मैं तब कैसे बोल सकता हूँ कैमरे के आगे खड़े होके। तो मैं अल्लाह ताला से हमेशा बहुत पहले का लगा हूँ दुआ मांगने की, अल्लाह ताला मैं ऐसे ही मांगता हूँ, अल्लाह ताला मैंने ऑडिशन ही देना, जो मिलना है मुझे घर पे मिले। और एदे वफा ऐसे ही हुआ था, मैं नहीं गया था। दूसरी बात ये कि बनी इसराइल का तो आपको पता होगा, बनी इसराइल ये करती थी कि वो अल्लाह पे सब कुछ फेंक देती थी और बाद में कहती थी कि ये ऐसा मनोज हलवा, ये कैसा मनोज हलवा, ये तो उबला हुआ है, ये तो नहीं चाहिए, और वो फिर रोक दिया जाता था। क्योंकि मैं मेहनत नहीं करता और मैंने अल्लाह पे फेंका हुआ है, तो वो जो देता है, वो जितना भी देता है, मैं चुप करके उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं उसको क्योंकि एक चीज़ अल्लाह की तरफ से है कि मैं उसको इनकार नहीं कर सकता। इश्क़े ला का एक सीन अगर आपको पता, मैंने सिर्फ एक सीन किया, लेकिन उस सेट पे मुझे सैफी भाई मिले और वहाँ पे सब्ज़ अली ऑफर हुआ मुझे। तो अगर मैं वो एक सीन ना करता तो आगे सब्ज़ अली यहाँ पे ना बैठा होता। तो प्लस इमरान अशरफ एक ऐसे एक्टर हैं जिसके बाद थोड़ा हौसला हुआ कि अगर आप साइड रोल्स भी कर रहे हैं तो आप मेन पे आ सकते हैं। प्लस बहुत सारे ऐसे मेन लीड्स हैं जो जिनको लोगों को नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करते हैं। कई दफ़ा इवन एदे वफा में वो जो एक सीन था रोने वाला, अगर शायद आप एदे वफा के टॉप 10 सीन निकाले तो उसमें कम से कम 10वें नंबर पे तो वो आएगा। बड़ा वेरी इमोशनल। वो अच्छी, वो मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया मुझसे, लेकिन वो हो गया। तो 1040 मिनट का जो पूरा ड्रामा था उसमें से अगर आपको 2 मिनट याद हैं तो फिर मैं क्यों मेन लीड के पीछे भागूँ? अगर मुझे हर चीज़ इज्जत मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, छोटे रोल थे, तो मैं करूँगा। आगे अल्लाह को पता है कि उसने मेरे लिए क्या प्लान किया, कैसे किया, मुझे तो नहीं पता। मुझे जो मिल रहा है, जैसे जैसे मिल रहा है मैं उसको करता जा रहा हूँ। नहीं, बहुत खूबसूरत आपका थॉट प्रोसेस है एंड आई रियली लाइक इट कि अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी कि व्हाई नॉट, ज़रूरी नहीं है कि मेन लीड ये कौन करेगा फिर अगर मैं ये भी छोड़ दूंगा। नहीं, आप अच्छे कैरेक्टर्स करें, सब्ज़ अली इज वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छे मिलते जा रहे हैं। आई थिंक दैट राइटर पे भी डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में संगे माँ ऐसा ड्रामा है जिसमें कोई हीरो ही नहीं है, सबकी अपनी एक सब कैरेक्टर है। हिलमत भी एक कैरेक्टर है, हाजी मरजान भी एक कैरेक्टर है, कोई हीरो नहीं है। किसी को ये नहीं कि बहुत सारे एपिसोड ऐसे हैं जिसमें आतिफ असलम ही नहीं है। यस एग्जैक्टली, यस। और उसमें मेरे 2 सीन्स आ गए, तो इसमें हर एक की स्टोरी चल रही है, शुरू होती है ख़त्म होती है। और ड्रामा 26 एपिसोड है तो ऐसे ही चलना चाहिए। वो फिल्म होती है जो आप 2 लोगों पे ख़त्म कर सकते हो, और शायद हमारे ड्रामा इसलिए अच्छे नहीं बन रहे क्योंकि वो 2 लोगों पे होता है और आप थक जाते हो। ये बताएं आपके दोनों ड्रामे जो मेन, अगर मैं सोप को भी ले रही हूँ लेकिन अगर मैं एदे वफा और संगे माँ की बात करूँ मेनली, तो दोनों में जो कास्ट है वो इतनी बड़ी, ह्यूज, एक तो कास्ट इतनी बड़ी, ऊपर से नाम माशाल्लाह से ऐसे ज़बरदस्त किस्म के नाम। तो क्या फीलिंग थी जब आप अपना पहले सीन इस तरह की कास्ट के सामने करने जा रहे थे? डर लग रहा था, एक्साइटमेंट थी, या मतलब नुमान साहब एंड आतिफ असलम संगे माँ में 2 मेजर क्या थॉट प्रोसेस? कुछ भी नहीं हुआ। पता है क्या, जब स्क्रिप्ट आती है तो हर चीज़ लिखी हुई होती है। ओके। तो घबराने वाली बात तब हो जब आप कहो कि आपने ही करना है जो करना,
लेकिन जब आपको पता है आपने ये वाला डायलॉग बोलना है और हमारे क्लोजअप लिटरली उस पे सामने कोई नहीं खड़ा होता, तो मैंने बहुत सारे डायलॉग कैमरे को देख के ही बोले हुए हैं। एक बहुत अजीब सा ट्रिक होता है, कैमरा होता है और आपका डीओपी कहते हैं ये है फेस और एक्टर दूर बैठा होता है, तो हो जाता है। यहाँ शायद पता नहीं क्यों अब नहीं पता रहा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हो जाता है मुझसे। मुझे नहीं पता चलता। मतलब ओवरवेल्म नहीं हुए आप, अरे यार मैं लोग साथ कैसे काम करूंगा? डर ये लगा था कि मेरा सीन ठीक हो जाए। ओके, बस मेरा ये खौफ होता है कि अगर कभी कोई डायरेक्टर कट बोल के बोले ना गलत है, तो वो वजह मैं ना हूँ, वो साइड वाला एक्टर जरूर हो। हुआ है कभी? नहीं, इस दफा तो मेरी दफा भी कई दफा हुआ है ना, क्योंकि इस संगे माम में इतना वो था कि जो लिखा है वही बोलना है, अल्लाह लिखा है तो अल्लाह ही बोलना है, उसको खुदा भी नहीं करना। तो ये था कि अब आपको अगला लाइन होता था ना कि अगली यही है, अगली यही है, तो उसमें डांट पड़ जाती थी कई दफा। मास्टर शॉट में जब सारे होते थे ना। सैफी साहब कैसे डांटते हैं? मुझे नहीं, मैं सोच नहीं सकती सैफी साहब को। सैफी भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो आपको लगता है बहुत स्वीट है, लेकिन सेट पे सैफी भाई और होते हैं। मैं बताएं कैसे होते हैं वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो एक्शन देखिए, एक्टर है सैफी भाई, इन एक्शन करके दिखाए हमें। वो एक ऑल बॉय सेट था, उसमें सब चल रहा था, उसमें हमारी सैफी साहब खुल के बोल रहे थे। वही था, हाँ पड़ गई हमें पता, लेकिन मुझे इतना हौसला हुआ जब सबको डांटा, तो मैं था सबको पड़ रही, पर मुझे खाली नहीं पड़ रही, तो फिर मैं बहुत उस हौसले में थे। लेकिन सैफी भाई बहुत स्वीट है, वो डांटते साथ ही वो मतलब डांटेंगे एकदम कि मेरी बात तो सुनो ना, वो फौरन ही कम हो जाते हैं, और क्योंकि वो एक्टर है तो आप वो करके दिखा देते हैं। ओके, और हमारी तो पता है प्रैक्टिस ही ये है कि देख के करने की होती है, तो वो पकड़ लेते हैं एनर्जी और वो रिदम पकड़ लेते हैं और वो सीन हम लोग करते थे। तो आपको एडवाइस की गई थी वेट लूज करो, उर्दू का एक्सेंट इंप्रूव किया करो, कुछ किया आपने उर्दू का एक्सेंट इंप्रूव या कुछ? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लिटरली कुछ नहीं किया। वेट तो मैंने इसलिए लूज किया था क्योंकि एक सीन था एदे वफा में चौथी एपिसोड में, और वो साइड से जब उन्होंने लिया ना, तो मैं तो अपनी तरफ से बहुत प्यारा था, लेकिन जब मैंने वो स्क्रीन पे देखा तो मैं था कि साइड से तुम आप लोग मुझे ऐसे, मैं ऐसे दिखता हूँ, मतलब ऐसे ही हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ वो बहुत उस इतना घटिया मैं लग रहा था कि उसके बाद मैंने कहा था कि नहीं मैं जिम जाऊँगा, ये मतलब मैं तो इतना बुरा लग रहा हूँ, लेकिन वो बीच में वही लूज कर लिया, गेन कर लिया, लूज कर लिया, गेन कर लिया, वो था। उर्दू का एक्सेंट मुझे वैसे जो मुझे डायरेक्टर्स मिले बहुत अच्छे मिले। एक हिशाम भाई थे जिनके साथ मैंने सोप किया था, हिशाम सईद, उन्होंने बहुत वो बोला, कॉन्शियस कर दिया था, आराम से बोल लो। हाँ मैंने आपका वो सीन देखा है, वो तो काफी उसमें मतलब आप डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हैं। हाँ तो वो शुरू मैंने वो देखा है। तो वो उन्होंने वो मतलब वो दिमाग में पता नहीं क्यों अभी भी हिशाम भाई दिमाग में आ जाते हैं कि जब भी कोई सीन बोलते आराम से, वो एक बात आ जाती है आराम से, तो आप आराम से बोलते हो, वरना मैं अभी भी बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, आधे वर्ड्स में खा गया होऊंगा, लेकिन ड्रामे में मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ कि ये बोलना है तो पूरा बोलना है, फिर मैं चबा चबा के वो पूरा वर्ड बोलता हूँ। घर वालों का क्या रिएक्शन है, कौन सबसे ज्यादा खुश होता है आपको देख के? खुश सारे बाबा तो खैर बाबा तो यूट्यूब पे देखते हैं और आपको चलते फिरते वही सीन दोबारा से बात आ रही होती है, मैं तो आगे कर लें बाबा, आप कुछ आगे भी देख लें, लेकिन वो एक सीन खत्म होगा फिर पीछे होगा, वो खत्म होगा, और उसके बाद एक वो बहुत मेरी बेइज्जती करते हैं उसके बाद कि ये क्या था, ये मुंह के मतलब मैं सब्ज़ली पे या शुरू से खुर्शीद पे या शुरू में भी किया, इसमें तो पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन मैं तो बैठता मामा हो जाती ना कि चलो रहन भी दो, ठीक थे कीते की हो गया था, बट बाबा इधर की होता है मुंह से सीधा कर, तो मैं वो वाला हो जाता हूँ कि बाबा अब डायरेक्टर को मसला नहीं तो आपको क्या मसला है। खैर वो फिर वो उल्टी वो शुरू हो जाती है बाप वाला कि मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेनू दसना मेरी सुन, वो वाला शुरू हो जाता है कि मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, पर मुझे समझ कह रहे हैं बेचारे, पर ठीक है आप सुन लो, पर वो बोलते बहुत वो है ना कि आपको आग लग जाती है कि ऐसे तो मत बोले। और फैन रिएक्शन बताइए, कोई जब आप जाते हैं लोगों ने पहचानना शुरू किया, कोई मजे का वाकया सुना सकते हैं, कुछ हुआ लोगों ने पहचाना हो? मेरा पहला फैन मोमेंट जो था वो परवाज़ जुनून के बाद था। अच्छा। और वो 2 छोटी बच्चियां थी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और मुझे याद है वो उसने मेरे साथ सेल्फी ली और मैं इधर उधर देख रहा था कि कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, मतलब मुझे कौन देखेगा इतने बड़े फ्रेम में। तो उस लड़की ने मेरे साथ सेल्फी ली, छोटी सी बच्ची थी, और कहती है कि अपनी साथ दोस्त थी, उसको कहती है यार मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। तो ये वो वाला था। उसके बाद फिर ऐदे वफा जब आया तो हम लोग मैं घर से नहीं निकला इतना, मैं अभी भी नहीं निकलता, तब निकला तो हम लोग वेकेशन पे गए, माल रोड पे जा रहा था, तो जब लोगों ने पहचाना तो मुझे ऑकवर्ड लगा, तो उन्होंने गंदे कपड़ों में मेरे साथ सेल्फी ले ली। फिर मैं जितने दिन मरी रहा हूँ मैं सुबह उठते साथ ही तैयार हो जाता था, कहीं जाना है या नहीं जाना, मैं तैयार होकर बैठा था कि अगर कहीं जाना पड़ जाए। कोई मिला उसके बाद फिर मैं तैयार होता था, मैं निकल जाता था, मैंने कहा था अब इसमें कोई सेल्फी दूंगा ही, लेकिन वो बहुत मुझे याद है लोग अभी भी खैर लोग अभी ना शायद डरते हैं अभी थोड़ा। अच्छा। आपके पास नहीं आते, आपको बस आवाज़ें आती
सफदरी चल रहा होता आपको पता था कि ओ ये मुझे पहचान गए, तो अब आ जाओ अगर आना है तो, नहीं आना तो फिर मत देखो या मत बोलो। लेकिन लोग आते हैं सेल्फी लेके चले जाते हैं, अच्छा लगता है। अब शायद वो आदत थोड़ी सी होगी, पहले मैं कॉन्शियस हो जाता था ना कि ये भी मुझे देख रहा है, वो भी मुझे देख रहा है। अब मेरा वो है कि अब कोई ना देखे तो मैं तो कि यहाँ पे वैसे हुआ ना, मैं ऐसे तक कराची में कुछ संगीमा नहीं देखता। तुम लोग कौन नेगेटिव चीज कराची वाले? मैं वो बोला था ना, आप लोगों ने पहचाना क्यों नहीं है सबसे? कराची में बहुत कम था, कराची में बहुत कम मुझे अभी आप नीचे में 4 लोगों को भेज रहे हो, आपको पता नहीं वहाँ पहचाने, लेकिन मैं लिटरली मैं ऐसे था कि तुम लोग 8 बजे क्या करते हो संडे वाले दिन, बिजली छुट्टी तुम लोग देखा करो। ओके, तो इंडस्ट्री में जब आप एंटर हुए कुछ अरसे बाद, कुछ था एक्सपेक्टेशंस जो आप सोच रहे थे ऐसा होगा लेकिन वैसा नहीं हुआ, कोई शॉक्स मिले क्या? एक तो मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में सुना था कि जो वो स्क्रिप्ट्स आ गई, 3 स्क्रिप्ट्स आ गई, उसमें से ये सबसे बेस्ट था, तो ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने अभी तक जितना भी काम किया सिर्फ वही ऑफ़र हुआ है मुझे, तो आप देख लें मुझे क्या है, कितना ही ऑफ़र हुआ है, तो जितना हुआ है इतना ही हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं ठीक तो कर रहा हूँ, मतलब फोन करके बोलो तो सही, एक कैरेक्टर है करोगे, लेकिन बहुत काम, शायद वैसे शायद एक स्ट्रेटजी हो कि अगर ज़्यादा काम दिया तो सर पे ना चढ़ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत एक्टर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस थी आपकी वो वैसे नहीं हुई जैसे आप सोच रहे थे। हाँ, मुझे संगे माँ के बाद थोड़ा सा लग रहा था कि एक आएगा, लेकिन हाँ आ तो वैसे गया है, लेकिन मुझे लगा वो पहुंचार नहीं हुई जैसे हाँ, मुझे लगा थोड़ा जल्दी ही आएगा, जल्दी वाला काफी ज्यादा आएगा, वो नहीं हुआ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था। ओके, उसके अलावा कोई और है डिसअपॉइंटमेंट या कोई नई डिस्कवरी, कोई और चीज़ जो आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चली हो, जो आप लोगों को भी गाइड कर सकते हैं जो आना चाह रहे हैं लोग तो अब आएंगे, देखिए अब आपने कहा है आप आएंगे तो पता चलेगा। मैंने आके देखा, आप भी आके देखेंगे, ये तो खुद ही डिस्कवर करेंगे। लेकिन ये कि यहाँ प्रोडक्शन जो है ना, आई थिंक वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अगर आपकी शादी का सीक्वेंस है तो कहते हैं शेरवानी अपने खुद लेके आओ, और आप वो होते हो कि कहाँ से लाऊंगा, मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं। शादी भी नहीं हुई। हाँ, कहाँ से लाऊंगा, एक ही रखी नहीं हुई ना शादी अभी तक? नहीं हुई। आप मैंने कहा मैंने ऐसे ही बोल दिया, अब कंफर्म कर लूँ। बिल्कुल नहीं हुई। एक सोप में हुई थी, मैंने उसको एंजॉय किया। तो हाँ, ये थोड़ी मसले तो हैं देखो इंडस्ट्री में, बिल्कुल। एक तो ये मसला भी इंडस्ट्री में कि आप किसी के मुंह पे सच नहीं कह सकते। क्या सच बोलना चाह रहे हैं? तारीफ ही करनी है कि ओह वाह। एक तो हमारी जो फिल्में आजकल आ रही हैं, आजकल आपको पता है इतनी अच्छी फिल्म्स नहीं आ रही हमारी, बहुत कम ऐसी फिल्म है। लेकिन आप प्रीमियर पे जाएंगे तो आपको लगेगा सब कि यही अच्छी है, इसके अलावा कभी नहीं बनी अच्छी, जिसकी वजह से अच्छा काम हो ही नहीं रहा। तो हम लोग बहुत सारे एक्टर्स को ये भी नहीं कह सकते कि आप ना ये सीन थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। मतलब आप कभी कभी देखो ऑडियंस बन के भी तो बैठे होते हो वहाँ सेट पे, आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन आप उनको नहीं गाइड कर सकते कि कहीं बुरा ना मना जाए। ओके, आपको लगता है कि कराची में बेस ना होने की वजह से भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आप लूज़ करें, या अब चीज़ें चेंज हो गई हैं एंड डजंट मेक अ डिफरेंस कि आप कहाँ लोकेटेड हैं पाकिस्तान में? अब होना चाहिए नहीं, अब देखो टेलीफोन हैं, आप व्हाट्सएप होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा काम मतलब कोई किसी ने मुझे ऐसे रिजेक्ट ही नहीं किया कि अगर आप कराची में होते तो हम आपको ले लेते, ऐसा नहीं हुआ। मुझे काम ही असल में हुआ ये, देखो मैं एक प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने काम किया और उसी ने मुझे रिकास्ट किया, ठीक है। और वो उस प्रोडक्शन हाउस एमडी प्रोडक्शन जो है वो इस्लामाबाद भी शिफ्ट हो गई है ना, तो मैंने 3 ड्रामा उनके साथ इस्लामाबाद में किए। तो वो मेरे ख्याल में समहाउ कंसिडर ही नहीं करते मुझे कराची में, वो उनका ये कि इस्लामाबाद वाला एक्टर है ना ये वाला। तो फिर कर रहे हैं आप अपॉर्चुनिटीज लूज ना? शायद लेकिन अब मैं क्योंकि आ गया हूँ, मैंने मैसेज किया था, डायरेक्ट ही मैसेज किया था महेश भाई को, मुझको काम दो। तो ये डायरेक्ट मैसेज था, तो और उन्होंने फिर ये अब शायद ये वही वाला काम है, तो उन्होंने मुझे कर दिया। मतलब मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो अगर काम है तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगा। सी मिराइल टीचर कैसी हैं? बहुत अच्छी। ओह, आपने क्या सवाल पूछी। मैं सोच रहा था कि मैं उस पर आऊँगा और उनका शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन एक इतनी अच्छी टीचर, शायद एक वो टीचर जो बचपन, ओह आपको नहीं पता है, मेरे ख्याल में दुनिया की, मेरे ख्याल में जो टीचर का मीनिंग होता है वो सी मिराइल है, मेरे ख्याल से। उन्होंने वो अपनी क्लास में इतना कुछ आपको बता देती हैं। मतलब कौन सा टीचर आपको कहता है कि आपने रास्ते में सुंबल के दरख्त देखिए, तो आप है कि वो कौन से होते हैं, तो उन्होंने कहा तुम लोगों को नहीं पता कि सुंबल के दरख्त भी होते हैं, ये मौसम है कौन से वो निकलेगा, जो भी सुंबल निकलेगा, जब तुम ट्रैवल करते हो तो सूंघो, देखो आसपास क्या है। तो एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती हैं, आपको हेल्प आउट करती हैं। मेरे ख्याल में इंडस्ट्री की कोई भी मसला हो तो मैं सी मिराइल को फ़ोन करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये वाला मसला, और वो हर वक्त होती हैं, जवाब देती है। तो बहुत अच्छी इंसान, बहुत अच्छी टीचर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, एक दोस्त, सब कुछ सी मिराइल ही है मेरी। एक इंडस्ट्री में शायद उन्हें ही मैं सबसे करीब से जानता हूँ।
तो आप अपना क्राफ्ट कैसे इम्प्रूव करते हैं? मैं नहीं करता, मतलब मैं जो डायरेक्टर बोलता है लिटरली कुछ भी, या जब रोल पढ़ते हैं बस रोल में चले जाते हैं? पढ़ते तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, हमारी स्क्रिप्ट बहुत वैसे डिटेल लिखी होती मतलब है, ये अंदर से है, नेचुरल है, ये टैलेंट दिया गया है उस पे आप शायद कुछ। ये कह सकता हूँ। मैं ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करता हूँ, ओके, मैं हर चीज़ देखता हूँ, एड़ियाँ कैसी हैं, दांत कैसे हैं, किसके? जो भी मैं कहीं भी बैठा हूँ ना, मैं खाली नहीं बैठा हूँगा, ठीक है। और जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरी शक्ल होती है ऐसे, बहुत ठीक होती है नहीं, ऐसी शक्ल नहीं बनाई आपने। नहीं ना की, लेकिन जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ मैं ऐसा होता हूँ, ओके, और अगले लगता है बहुत सड़ियल है, हाँ, ये तो थप्पड़ मारेगा अगर आप इससे सवाल भी पूछेंगे, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ। वो ऑब्जर्वेशन सबकॉन्शियसली पता नहीं कौन से कैरेक्टर में आ जाती है, वो मुझे नहीं पता चलता। Okay. लेकिन जब आप कोई कैरेक्टर पढ़ते हो तो आपको समझ आ ही जाती है कि इसको इस तरह से करना चाहिए, ये ऐसा ही होगा कैरेक्टर। लेकिन और प्लस फ़ायदा ये कि मैंने इतना काम नहीं किया, तो मैं आप इतना आपको हर डिफरेंट ही लगेगा। ट्रू। तो जब मैं करूंगा आगे की करूंगा तो मुझे भी पता लगेगा कि तब मैं ज़्यादा कितने हम पानी आपको में- हाँ, क्रिटिसाइज या हम हाँ, ज़्यादा पड़ेगा। क्रिटिकल एनालिसिस प्लस अभी तक टाइप कास्टिंग ही है चल रही है, सब जरिए Really? खुर्शीद एक जैसी है, नहीं, आपको नहीं ना लग रहा? मतलब नूसेंस स्पाइस है कि नूसेंस वैल्यू दोनों की मे बी एक जैसी हो, लेकिन कैरेक्टर तो बहुत डिफरेंट है। एक पठान है बस और एक पंजाबी है, नहीं, परफॉर्मेंस वाइज बहुत डिफरेंट है। वो इम्प्रूव हो गया होगा शायद। ओके, मुझे नूसेंस वैल्यू लाइक वो भी तंग करता था, ये भी तंग करता है, अदर देन मुझे लगता है कि अदरवाइज देखो ना, एक पठान है गांव में है, जूती अनकंफर्टेबल थी, मुझे याद है उसमें चला नहीं जाता, तो आप कहते हो कि वाओ कितना डिफरेंट चल रहा है, लेकिन वो चला ही नहीं जाता था। खुर्शीद डिफरेंट था, वो एक स्कूल में जाता था, बूट पहने हुए थे, सीधी सड़क थी, उस पर चलना था आपने, यहाँ पे खड्डे थे, वो तो सैफी भाई के इंटरव्यू में देखा कि वो तो तरबेला था भैंसों का, वरना वो बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह थी, गंदी सी जगह थी, उसमें उन्होंने कहा नाचो, मैं एक पाँव नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो वो बहुत गंदी सी जगह थी, तो उसमें आपको शायद लग रहा हो सीन ज़्यादा थे इसमें, एक्सेंट बदल गया, कपड़े बदल गए, बहुत ज़्यादा फर्क डालती हैं ये चीज़ें, तभी तो लुक्स पे लोग नहीं, काम आप करते हैं। मॉडेस्ट हो रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, वैसे improve लॉट हो हैज गई टू गो विद द वे आपने जिस तरह सब्ज़ली को परफॉर्म किया है, a lot has to बट राबे अब तो शायद बहुत हाँ credit ठीक है, है बिल्कुल। हाँ अब तारीफ करी तो ठीक ही और करेंगे, क्या, लेकिन बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर ये with time- बिलीव नहीं करते तो आप यहाँ बैठे भी नहीं होते। It's simple as that. नहीं, मेरे ख्याल से विद टाइम भी ना आप इम्प्रूव करते हो, Of course, yeah. तो शायद अब मैं शायद कैमरे के साथ ज़्यादा फ्रैंक हो गया हूँ। पहले थोड़ा सा खुर्शीद के वक्त हिचकिचाहट मैंने, होती थी। क्योंकि हम लोगों ने इस तरफ से ज़्यादा देखा हुआ है ना, Yeah, behind तो हमें लगता है कि ये चार बातें कर रहे हैं, अब आपको पता है कि 15 और भी आपको देख रहे होते हैं, तो वो और हाँ एक और बात ये कि ऐदे वफा में पूरी टीम नहीं थी मेरे लिए, टेक्निकल टीम। yeah. मेरे ख्याल से आप किसी से दोस्ती करो ना करो, टेक्निकल टीम से दोस्ती करो, क्योंकि वो हर वक्त आपके साथ होते हैं। अच्छा, एक्सेंट आजकल बड़ी डिस्कशन चल रही है ये कि अगर आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते और दूसरे एक्टर्स को लाते हैं और फिर आप एक ख़ास जगह का एक्सेंट वहाँ पे उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, तो मोस्टली वो नहीं सही बैठ रहा होता। आपका क्या ख्याल है और आपको क्या चैलेंज हुआ ये कैरेक्टर को जब इस तरह के एक्सेंट को परफॉर्म करना पड़ा आपको? पहला एक्सेंट होना चाहिए या नहीं, ये इसको कर लेते हैं, मेरे ख्याल से होना चाहिए था। एज एन एक्टर आपको लगा चैलेंज? एज एन एक्टर मुझे चैलेंज नहीं लगा, मुझे लगा होना चाहिए। अगर आप सही कर नहीं पा रहे फिर भी होना चाहिए। ये तो अब एक्टर का मसला है ना, लेकिन इसके अगर आप कोई पंजाबी कैरेक्टर ले रहे हैं हाँ, तो वो कैसे बोलता है, वो इवन कुछ लोग खराब कर गए, आपको पता होगा। तो मैं बोलूँ आपके दिल को दुख नहीं होता कि यार क्या कर रहे हो ये, तुम कैसे बोल रहे हो पंजाबी? मैंने कुछ एक ड्रामा नहीं देखा इसी चक्कर में कि ये क्या हो रहा है कि प्लीज बदल दो इसको, लेकिन ये फिर आप एक ये कि आप ये तो फिर आपका मसला है, ये तो प्रोडक्शन कंपनी का मसला है कि आप ऐसे एक्टर को कास्ट ही ना करो। तो फिर आप मतलब पंजाबी का मतलब ये नहीं बीच में मांग निकाली, परांदा डाला, काजल लगाया, बड़े कांटे में, ये पंजाबी है। आपको थोड़ा एक्सेंट पे भी काम करना पड़ता है। मेरे ख्याल से संगे माम में एक्सेंट थोड़ा सा होना चाहिए था। आप कहीं ना कहीं शहरजाद को दूसरों से डिफ्रेंशिएट तो करो, वो भी उर्दू बोल रही है, आप भी उर्दू बोल रहे हो, तो फ़र्क क्या है? तो एक्सेंट होना चाहिए था। हाँ, थोड़ा रखवाया ये सैफ भाई को। आपने कैसे प्रैक्टिस की? मुझसे तो हुआ ही नहीं था शुरू में। मुझे याद है पहले 2 दिन तो बहुत मुझे मतलब मैं कहता था कि प्लीज़ मुझे ड्रामे से निकाल दो, मतलब इनको लगेगा कि इनको तो पता लग जाएगा मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। इनको लगता है मैं ऐदे वफा में बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ एक्टिंग होती थी, यहाँ एक्सेंट होता था, दोनों में से एक काम होता था। लेकिन अगेन राबिया पता नहीं कैसे लेस्बिया में जाके एक्सेंट आ गया मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोगों ने इस्लामाबाद में ना पहले शूट की थी, तो वो माहौल नहीं बन रहा था। नहीं ना, मतलब सब्जली एक पूरा एक गांव का लड़का है, वो उसका हिलमन दोस्त है, 4 और उसके दोस्त हैं, वो मैंने देखे ही नहीं थे। मैं जाते साथ ही इस्लामाबाद खड़ा हो गया था, तो वो एक्सेंट ही नहीं निकला मेरा।
तो वो सीन अच्छे भी नहीं गए मेरे। सैफी भाई ने मुझे कहा प्रैक्टिस करना, वीडियो बना के मुझे भेज देना, मतलब वो ऐसे थे कि जानी बड़ा करेक्टर दिया प्लीज क्योंकि मुझे कास्ट सैफी भाई ने किया था। तो ये था कि मेरे रिस्क पे बेटा प्लीज वो कर लो, और मैंने नहीं किया था ना। मैं घर जाके ना, मैं शायद मुश्किलों से भाग रहा होता हूँ। मैं ये था कि 5 बजे ना स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, ओहो 5 हो गया, अब 6 बजे करूँगा। तो वो आगे करते करते सेट पे ही चला गया मैं। लेकिन वहाँ जब सब्ज़ अली अपने हैबिटेट में गया ना, जब उसने देखा ये घर है, ये हिलमंद है और ये मैं हूँ, ये कपड़े हैं, ये पार्टी तो नहीं हो रही, लेकिन सब्ज़ अली का एक्सेंट जो था उसमें एकदम ठीक बैठ गया। और फिर मैं डायलॉग याद करता था और वो खुद ही से निकल जाता था। तो सैफी साहब ने कैसे आपको इश्क ला के सेट पे वो क्या कर रहे हो, तो कैसे आप मिले? क्या इश्क ला में ये भी अल्लाह की तरफ से हुआ था। पहले तो मुझे उन्होंने कहा एक सीन है, आपने यमुना को छेड़ना है। तो वो मैंने कहा ओके ठीक है, आ जाऊँगा इस्लामाबाद। और मुझे लगा मेरा बहुत सारा सीन है ना, एक सीन है मेरा। जब मैंने पढ़ा वहाँ सीन गया और सब ने रिहर्सल की ना, तो मैंने 2 बातें की हैं कि लड़की बड़ी प्यारी है। उसके बाद अजलान और अस्का दोनों ये थे कि तो सीन हमारे, तुम उधर बैठे रहो। तो कैमरा उन पे, अगर मैं पीछे वो था कि उफ ये क्या, मतलब क्यों लड़ रहे हो, मैं वो बोला था। तो खैर मैं थोड़ा सा डिसहार्ट जरूर था कि मतलब प्रॉपर, क्योंकि मैंने सोप किया हुआ था और उसमें एक 3rd लीड तो थी, उससे बिल्कुल एक सीन आप आते हो और उसी दिन चले, बहुत अजीब लगता है आपको। लेकिन मुझे 2 दिन बाद कॉल आई कि अजलान की शादी का सीन है, तो उसमें उसका दोस्त तो होगा ही, तो आप बस बैठ जाना ना। तो मैं बस बैठने गया था उस दिन। तो उस दिन सैफी भाई रेकी करके आए थे संगे माँ के सेट की, और उन्हें पता नहीं किसी ने कहा था कि मोमना दुरेज जो है ना वो इश्क ला के सेट पे, वो नहीं थी। तो वो आए और उनको मैं 1.5 साल बाद मिल रहा था ऐदे वफा के, वो वही एक 10 सेकंड की लंबी वार्म हग, क्या हाल है जानी, ऐसे मतलब आप होते हो क्या, मतलब आप 1 सेकंड बाद फिर आता नहीं अभी आग चल रही है, उनकी वो बहुत वार्म हग होती है। तो वो देख के उन्होंने कहा क्या हाल है, क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं, ये वाला कर रहा हूँ। और वो एक डायरेक्टर नहीं होता जो अपने कैरेक्टर ढूंढ रहा था, तो वो ऐसे फिर रहे थे ना, जब कोई मिल जाए, हाँ वो ऐसे जा रहे थे ना, कोई दिमाग में आया होगा। तो मुझे देख के कहते हैं दाढ़ी बढ़ा लो तो सब्ज़ अली कर लेगा तुम। और मुझे क्या पता सब्ज़ अली कौन था, मैं तो कहता मुझे काम दो। मैंने कहा हाँ कर लूँगा, सब्ज़ अली कर लूँगा। तो मैंने कहा हाँ शरील डालना है, ये सब्ज़ अली करेगा, दाढ़ी बढ़ा ले और बस ठीक है कर ले। और फिर 31 जुलाई को स्क्रिप्ट भेज दी, तब पता चला था कि ये कितना बड़ा कैरेक्टर है। फिर तो खुशी के हाल में, तब तो मैं था कि हाँ ये इसमें तो मैं भी हूँ, मैं तो हर दिन आ रहा हूँ, मैं वो वाला था। तब मैंने कंफर्म किया था कि हम आतिफ असलम को कास्ट कर रहे हैं। कैसा था नुमान एजाज साहब से पहली बार मिलना? किससे आपको मिलने का सबसे ज़्यादा शौक हो रहा था कास्ट में से? और कोई वाकया सुना सकते हैं या एक्सपीरियंस सुना सकते हैं जब सानिया सईद से मिले, आतिफ असलम से जब पहली बार मिले, तो कैसा था? इन सब से किसी का भी आप सुना सकते हैं या तीनों का सुना दें। पहले तो मुझे आतिफ असलम का ये था, पहले तो मैंने दूर से देखा था। इस्लामाबाद वाला सीक्वेंस जो था ना, वो ये था कि वो गाड़ी में बैठे हैं और मैं वो गाड़ी में बैठे हुए थे और दूर से देख रहा होता, हम देख रहा था। लेकिन असल में भी ऐसे हुआ ना, जब वो शूट पे है तो मैंने ऐसे ही देखा था। अच्छा दूर से देखा वो, पर वो तब अच्छी वाली गाड़ी थी, तब महंगी वाली गाड़ी थी। और तैयार भी अच्छे हुए, हाँ वो तैयार भी अच्छे हुए थे, और वो गाड़ी महंगी वाली थी और मैं खड़ा हुआ था और मैं सोच रहा था आप हम्बली थे। नहीं मैं सब्ज़ अली था, सॉरी कोई चीट, वो एक चीट सीन था कि आतिफ अपना सीन करके चले जाना था और मैंने उसका वो देना था। तो उस वक्त मैं सोचा था कि आतिफ को क्या पता कि मैं सब्ज़ अली हूँ, मतलब उनको तो लगा था कि लड़का खड़ा हुआ है। दिल में मैं सोचो हिलमन तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझे देख नहीं रहे। लेकिन वो खैर वो चले गए। फिर जब हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई अब लेस्पीराम में जो गाँव में था, वो भी कोई मुलाकात नहीं थी, सीन ही था डायरेक्ट। डांस वाला जो सीन था ना, वो वाला सीन, वो पहला सीन, सेकंड सीन था वो सेकंड था। और वो मुझे याद है, वो कोई फॉर्मल मुलाकात नहीं हुई हमारी। वो ये था कि सब्ज़ अली है, और हम ये था कि वैसे मैं जब किसी एक्टर को मिलता हूँ ना तो लगता है कि मैं एक्टर हूँ, मैं ही वो वाला होता हूँ कि मैं इतना कंफ्यूज होता हूँ अंदर से कि मैं ऊपर से वो वाला होता हूँ कि ठीक है फिर बस मैं वहाँ से चला जाता हूँ। मैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजारता, अगले को लगता है कि इसको क्या नखरा, लेकिन मैं फ़ौरन से भाग जाता हूँ वहाँ से। और नुमान एजाज साहब के साथ मेरे ख्याल में एक गेस्ट हाउस में रह रहे थे, तो मैंने शायद उनको वहाँ ही कहीं देखा था, ये है नुमान एजाज। और असल में आप जब किसी एक्टर को देखते हो तो बड़ा अजीब लगता है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं मतलब आपको लगता है कि आप उनको जानते भी हो पर वो आपको नहीं भी जानते, तो बड़ा एक अजीब सा होता है ना कि मतलब हमें आदत है कि नुमान एजाज को ना ऐसे देखने की। असल में जब आप ऐसे देखते तो वो एकदम, जब आपको ऐसे देखते ना तो आप ऐसे देखते हो कि आप मुझे क्यों देख रहे हो, आपने तो मुझे कभी भी नहीं देखा टीवी से। तो फिर इसलिए मैं ना, यहाँ तो मैं
स्टॉक करता हूँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये इतना क्रीपी लग रहा है कि आप ना ही देखो किसी को, तो इसलिए मैं नहीं देखता। लेकिन एक सीन था नुमान एजाज, मुझे जैसे लोगों ने आपको पता है डराया हुआ था कि नुमान एजाज जो है ना वो सीन में बहुत वो करते हैं आर्टिस्ट को कि अगर आपने गलत किया ना तो वो आपको डांट देंगे। तो मुझे ये था कि अब ठीक हो जाए, डांटना पड़े। लेकिन एक सीन था जिसमें मेरी टांगें कांप रही होती हैं। ओके। वो सीन शूट इस तरह से हुआ था कि नुमान एजाज साहब मेरे सामने बैठे हुए थे, वो अपने शॉट का इंतजार कर रहे थे और आउट ऑफ नो वे मैंने वो सीन की। और एक तो मुझे डर लगे कि ये तो डायरेक्टर साहब कैमरे पे बैठे और सामने नुमान एजाज साहब को भाई वो फोन पे लगे हुए ना, तो मैं था कि नहीं बैठे करते सीन कर लेते हैं। जब मैंने सीन किया तो मैं ये था कि उस डायरेक्टर ने गलती नहीं निकाली और नीचे से साथ ही नुमान एजाज साहब की आवाज़ है नाइस गुड बहुत अच्छा सीन, और मैं ऐसे था क्या ये वाला मोशन अच्छा है। वो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि आपने मतलब तारीफ ही करती मेरी, यानी अच्छा किया मैंने। तो ये हुआ था। उसके अलावा जितने भी सीन थे वो दूर थे, जिरगे में भी वो दूर बैठे हैं, पुल पे भी वो दूर थे, तो इतना दहशत कम थी। हाँ इसलिए कम थी। मेरे शौक बहुत है ऐसे जो जिन एक्टर्स को मैंने टीवी पे देखा उनके साथ फेस टू फेस काम करने का, वो ऐदे वफा में पूरा हुआ। लेकिन जितने भी मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितना भी काम किया मेरे सीन्स बहुत छोटे होते थे। इस दफ़ा तो आतिफ ही कहता था और फिर सब अली दो लाइनें सुनाता था, फिर आतिफ अच्छा और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था कि मतलब मैं क्यों इतने लंबे डायलॉग्स याद करूँ ना। अरे हाँ असल में नहीं बोला जाता आपसे ना, आपको पता होता कि आपको पता इसने तो कह देना और आपने ये 3 लाइन कैसे बोलनी है, तो वो मुश्किल लगता था। सब्ज़ अली का मसला क्या है, कभी सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, कौन सुधार सकता है सब्ज़ अली को? यार सब्ज़ अली की क्योंकि मैं सब्ज़ अली हूँ तो मुझे सब्ज़ अली बुरा नहीं लगता। हाँ सही है, बुरा लगने की बात बुरा इन द सेंस कि मुझे उसकी कोई भी बात ये नहीं लगती कि इसने गलत किया। ओके। उसकी बैक स्टोरी ये है कि सब्ज़ अली गरीब था और उसको बचपन से मजाक का निशाना बनाया जाता, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि उनसे बदला नहीं ले सकता क्योंकि ये अमीर है, तो अब गरीब इंसान कहाँ बदला लेगा, मतलब उसके अंदर जो भरा हुआ है वो आपको बातें नहीं लगा सकता क्योंकि आप हिलमंद हैं, आपको मार नहीं सकता, आप तो थप्पड़ भी मार रहे हो, आप उसको बातें भी सुना रहे हो, उसके बाप को बातें सुना रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहा, तो उसने कहीं ना कहीं तो अपना वो गुस्सा निकालना है, वो कहाँ निकालेगा? या तो वो बहुत पाकिस्तानी हीरोइनों वाला होगा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया और मैं अपने रास्ते, ये नहीं है। अब सब्ज़ अली एक नॉर्मल कैरेक्टर, अब गुस्सा अब आप किसी गरीब को भी गुस्सा आए तो वो कहीं ना कुछ नुकसान करेगा किसी ना किसी का। सब्ज़ अली वो वाला कैरेक्टर है, वो लोगों को बिगर पिक्चर से आपको बुरा लग रहा है लेकिन सब्ज़ अली अपने तरफ से ठीक काम कर रहा है। तो सब्ज़ अली मेरे मुताबिक आपके लिए बुरा है अच्छी बात है लेकिन मेरे लिए नहीं। करते वक्त मेरे ख्याल से कोई भी जब आप कैरेक्टर करते हो ना, अब ये अच्छी बात है कि हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी आ गई कि ये बुरा क्यों है। एक चोर भी चोरी जब कर रहा होता है तो वो चोरी समझ के नहीं कर रहा होता। कोई इंसान मेरे ख्याल से कोई बुरा काम करता ही नहीं है, जिस टाइम में वो कर रहा होता है ना वो ठीक कर रहा होता है, वो बाद में रियलाइज करता है कि ये तो मैंने गलत किया, लेकिन उस पॉइंट पे वो बिल्कुल ठीक कर रहा होता है। सब्ज़ अली भी वही है कि अपने मुताबिक वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो अपना बदला कैसे लेगा, एक आप मतलब अगर आप किसी पॉलिटिशियन से बदला लेंगे, आप उसके दोस्त हैं, कैसे लेंगे आप? बातें इधर उधर ही करेंगे ना, उसको मार नहीं सकते, उसको सुना नहीं सकते। तो सब्ज़ अली अपना गुस्सा इसी तरह से निकालता है। सब्ज़ अली जो है ना बड़े, उसका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डेविलिश भी लगता है लेकिन क्यूट भी लगता है थोड़ा सा। ये कैसे मैनेज किया आपने दोनों फीलिंग्स हमें जब हम देख रहे होते हैं तो दोनों फीलिंग्स हमें सब्ज़ अली के बारे में आ रही होती हैं। लाइक हम बिल्कुल उससे नफरत नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो इरिटेट भी कर रहा होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बैलेंस है जो मेंटेन किया हुआ है आपने सब्ज़ अली। मुझे ऑनेस्टली राबिया, मैं असली ज़िंदगी में शायद बहुत ह्यूमरस हूँ शायद, आपको पता हो, आपको लगा मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली तो, लेकिन कैरेक्टर्स नहीं मुझसे होते ह्यूमरस। कॉमेडी कैरेक्टर्स मेरा करने का दिल ही नहीं करता, तो मेरा दिल करता है कोई रोने वाला हो, कोई साजिश करा लो। तो जब सब्ज़ अली में साजिश वाला आता था तो मैं था अब आज एक्टिंग करेंगे। क्यूट शायद शक्ल ही ऐसी है, गोल मटोल सी शक्ल है, वो आपको क्यूट लग ही जाती है। लेकिन सब्ज़ अली कैरेक्टर ही ऐसा लिखा हुआ था कि जो स्टूपिड बनता है लेकिन है नहीं। तो मैंने नहीं, आप कभी भी स्क्रिप्ट पढ़ो ना, बहुत ही वो ऐसे लगता है बेकिंग कर रहे हो, आपने बस वो फॉलो करनी होती है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन देना, यहाँ ये वाला देना। तो सब्ज़ अली मुस्तफ़ा अफरीदी ही मैं कहूँगा कि उन्होंने इस तरह लिखा था कि मैं दोनों चीज़ें उसमें कर सकूँ, कि वो मासूमियत में हिकमत को जाके शिकायत भी लगाता है और फिर वापस आके नाच भी रहा होता है अपना डेविलिश वाला। तो दैट डिपेंड्स ऑन राइटर, आप अपने मुताबिक, वो राइटर इतना पावरफुल होता है, मुझे अब ज़्यादा एहसास हुआ है कि एक डायरेक्टर बेचारा कुछ ऐड नहीं कर सकता, कुछ लेसन इसमें से निकाल नहीं सकता, जो लिखा है उतने ही सीन होने हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन राइटर। वो मुस्तफ़ा भाई ही थे जिन्होंने। तो सब्ज़ अली का जो कैरेक्टर है उसको हम जैसे हम बात करें, हम
ऑल एंड ऑल उसको नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। एक ग्रे एरिया सा उसमें आ रहा होता है, कहीं वो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं करता जिस पर आप पकड़ लें उसकी गर्दन, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छाई भी नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि अगर उसकी माँ ने उसको सही तरह थोड़ा गाइड किया होता तो शायद सब्ज़ अली एक बेहतर इंसान बन सकता था। इस वक्त सब्ज़ अली की जो अपनी एक चल रही है स्ट्रगल, या एक वो उसका जो कॉम्प्लेक्स चल रहा है, वही उसका अपना एनिमी बन गया है। सब्ज़ अली की माँ बुरी नहीं है। माँ बुरी नहीं है? नहीं, अगर आप देखें सब्ज़ अली की माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा। वो कहती है अगर इसको आपने हक पे कोड़े मारे हैं तो फिर हिलमत को भी मारो, सज़ा फिर आप एक जैसी करो। तो उसने ऐसा कोई इन दोनों का कोई बैक स्टोरी नहीं है जो मुझे पता हो, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो ये सब्ज़ अली के अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं जो उसके सामने आ रहे हैं, वो खुद ही कर रहा है अपनी माँ से। उसकी माँ ने कोई सीन ही ऐसा नहीं कि जिसने मशवरा दिया हो ये करो या नहीं करो। वो तो जाके माफ़िया मांग रही थी कि मेरे बेटे को हक से बचा लो। अब मिल गया हक की सज़ा, उसको 120 कोड़े मिल गए हैं, तो वो कहती है फिर अब हिलमत को भी आप 120 कोड़े दो। और ये शायद आम आवाम है, आम आवाम भी ऐसे कहती है कि उसके साथ तो ये किया हमारे साथ। तो ये सब उसकी माँ जो वो बेचारी आम आवाम की तरह आपके साथ कह रही है कि अगर तो जो कोड़े वाला सीन है वो पूरा चीट। हाँ, तो चीखें आपकी हैं वो? चीट, हाँ चीखें मेरी थी। वो इतनी फनी चीखें वो सबसे इस ड्रामे का फन फैक्ट मेरे लिए ये था कि जो उसका पहला सीन था हक वाला, वो सबसे आखिरी में मैंने शूट किया, वो मैंने लास्ट में शूट किया। और फिर उनको याद आया कि ओह चीखें तो ली नहीं है। तो एक जगह खड़े होकर मैं चीखें मार रहा हूँ, कैमरा लगा हुआ आ वगैरह। नहीं सैफी भाई कहना नहीं जानी, थोड़ी और चाहिए होंगी, थोड़ी और ऊंची मारो। और वो चीखें मार के मतलब वो इतना वो अनकंफर्टेबल था ना कि, और मुझे याद है पूरी वो हमारी टीम खड़ी हुई है कि भी चीखें खत्म हो तो पैकअप करके वापस जाए। तो ऐसे थे कि जल्दी चीखें मारो ताकि हम वापस जाए। फिर मैंने वो चीखें मारी और फिर हम लोगों को छुट्टी मिली। कोई सेट से इंटरेस्टिंग वाकया सुना सकते हैं हमें? हाँ, एक अच्छा इंसिडेंट था संगमा में। आतिफ असलम की जब लास्ट शूट थी, लास्ट डे था और उन्होंने इस्लामाबाद से शायद दूसरी कंट्री के लिए निकला था और डाडर का वो लास्ट फिल्म था। ठीक है। तो एक हट सा बना हुआ था वहाँ पे गेस्ट हाउस में। अगर मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन वो हट सा बना हुआ था बाहर। और मैं पूरा जितना भी संगे माँ के सेट पे ना, जो मेरा करीबी दोस्त था वो अदील अफसल थे। हमने साथ बैठ के बहुत चुगलियाँ की, हमने साथ बैठ के बहुत बातें की हैं। जो बाकी दो थे अजलाल और वकास, वो बेचारे अपने काम कर रहे थे। सेट से आके वो अपने लैपटॉप पे ऑनलाइन होते थे और हम दोनों एक्टर्स होते थे और हम लोग बहुत बातें करते थे। हम स्क्रिप्ट्स की हम लोग आप जानी ये सीन क्या था, ये क्या किया, वो बोले हम लोग बहुत बहुत मज़ा आता था। मैंने ज़िंदगी का शायद आधा इंटरव्यू तो अदील अफसल को ही दे दिया वहाँ पे। तो मैं जो बड़े एक्टर से मैं उनके साथ इतना नहीं होता था, काम किया वापस मैं क्योंकि मैं शायद कंफ्यूज हो जाता था, यहाँ मैं होता था मैं क्या बोलूँ, मेरा इतना एक्सपोजर नहीं है। और क्योंकि ठंड आ चुकी हुई थी वहाँ पे, डाडर में ठंड थी तो सब आग जलाई हुई थी। तो आतिफ असलम, कुबरा खान, जावेयार, मैं और सैफी भाई आते जाते रहते थे, उन्हें ठंड लगती थी अंदर चले जाते थे। मैं और एक ऑन है जो आर्ट डायरेक्टर भी हैं संगे माँ के, हम सारे बैठ के अपनी अपनी चॉइस का गाना प्ले करते थे। और मेरे लिए वो बहुत मेमोरेबल इसलिए था क्योंकि 3-4 बजे तक मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं एक न्यू कमर हूँ। मतलब उन्होंने मुझे बिल्कुल फील नहीं करा कि अब उठ जाओ ना, अब सारे एक्टर्स बैठे हैं। मतलब उन्होंने मुझे कहा ही नहीं उठो। वो मतलब बैठ के मेरी थोड़ी छोटी बात पे हंस भी रहे, तो मुझे वो बहुत अजीब लग रहा था कि मतलब क्यों, मतलब ये तो आप लोग कितने अच्छे हो ना। वो बोला था कि आप लोग तो कितने अच्छे। मतलब मुझे लगा कि ये मतलब कुबरा खान बहुत स्वीट है, कोई नखरा नहीं है। मेरे ख्याल से जितने भी एक्टर्स हैं ना, उनमें पाकिस्तान में कोई नखरा नहीं है। एक दो में होगा लेकिन बाकी इतने अच्छे हैं कि आपको लगता है कि प्लीज़ आप अकेले बैठे रहें, आप लगता है डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप खुद चले जाएंगे। लेकिन वो इतने स्वीट हैं, आपको बिठाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करेंगे। और एदे वफा के सेट पे हाँ एक संगे माँ में हुआ ये था कि वो रात का सीन था, कब्रिस्तान में शूट कर रहे हैं, लाइटें दूर दूर तक लगाई हुई हैं। तो जो ऑन है वो बेचारा ना वो थोड़ा सा घबरा जाता था, उसके डायलॉग होते थे ना। तो आई थिंक उसका डायलॉग था कि खान जब तुम यहाँ नहीं थे तो हम लोगों ने कब्र को पानी से गुसल दिया था। तो एक उसका वो निकल गया कि जब तुम यहाँ नहीं थे तो हमने इन सबको गुसल से पानी दिया, और वो ओके हो गया हुआ था ना। और मैं हंस रहा हूँ ना, तो सैफी पे करेंगे क्या ठीक नहीं बोला। तो वो जब उन्होंने रीप्ले किया तो ये था, तो उसको बेचारे को थोड़ी सी डांट भी पड़ी, लेकिन वो एक पूरा सेट जो था ना टेंशन में था और एकदम सारे हंसने लग गए कि ये इसने क्या बोला। लेकिन हमारे सेट पे बहुत ज़्यादा
फन नहीं हुआ आपस की बात है, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, जितने हमने बॉलीवुड की BTS देखे कि ओ कट हो जाए तो सब हंस के कहते हैं हाँ फिर करेंगे, नहीं डांट पड़ती थी। तो आपको जो इतने 8 और 10 सीन करने थे प्रेशर में करने थे कि हंसते थे तो डांट पड़ती थी कि ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये मजाक नहीं हो रहा यार, तुम यहाँ पे कैसे काम करोगे ये वाले ना। और एक दिन हाँ लो एक दिन मुझे याद है कि सीन था आतिफ के साथ, वो आई थिंक वो कमरे से बाहर आते हैं, मैं कोई बात कर रहा होता हूँ, वो मुझे मेरे बाप को सुनाते हैं। उसमें हुआ ये था कि आतिफ अपनी लाइंस याद कर, हम आमने सामने खड़े हुए थे, उन्होंने पोजीशन वगैरह ले ली और आतिफ अपनी बस लाइन याद कर रहे थे। और मेरा AD जो है हसान भाई, मेरी जान हसान भाई, उन्होंने अब मुझसे अगले स्पेल की डेट मांग रहे हैं शूट के दौरान ना कि जानी वो, अब डेट देते हुए ना मैं हंस पड़ा ना, मैं ये था कि नहीं दूंगा, हाँ नहीं दूंगा। तो सैफी भाई ने मेरा बस वही सुना, हाँ अब मुझे क्या डांट है, सीरियस हो जाओ, तुम आतिफ को देख रहे हो, वो इतना बड़ा स्टार है फिर भी कितना सीरियस है, और तुम यहाँ पे हंस रहे हो। और मैं था कि मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि असल में ये, और मैं था हाँ सैफी भाई सॉरी वो बस मैं ही सीरियस नहीं हूँ, हाँ चलिए हम ये वो, लेकिन मैं बहुत वो वाला था कि मेरी बात तो सुने। मैं पता आपका दिल करता है कि आप किसी की बैड बुक्स में ना, आपने नहीं किया कुछ एक डायरेक्टर ने आप ट्रस्ट किया तो आप इससे बताओ कि मैं सीरियस हूँ, लेकिन मैं वो नहीं बता सका उन्हें। अच्छा ऐदे वफा से तो कोई किस्सा सुना है शूट करते हुए? ऐदे वफा में ऐसा था जो आप सारे लड़के ये जो कर रहे थे वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, रमजान था बेचारे। ये नहीं मैं कह रही वो कुछ कर रहे थे, मेरा मतलब नहीं वाकई में ना बेचारे ये थे रोजा रखे, ये था 7 कब बजेंगे। तो मुझे इतना शौक था सेट पे चाय पीने का, मेरी बहुत बच्चों वाली फैंटेसी है ना, इंटरव्यू देना है, सेट पे चाय पीनी है, मैं बोलूँ मुझे मैकडॉनल्ड्स चाहिए तो मैकडॉनल्ड्स आ जाए, जो कि कभी नहीं आया। तो पहले बताते हम मंगवा देते नहीं ना, ऐसे बस छोटे सेट पे ना, सेट पे मैं बात कर रहा हूँ, कोई मेकअप कर रहा हूँ, मेरा ये भी बड़ा शौक है जो मैंने BTS में देखा हुआ है सारा। तो पहला दिन शौक क्या था, चाय पीने रोजे रखे हुए, मैं था ओह मेरा पहला ड्रामा, मैं चाय नहीं पी सकता क्योंकि अफ्तारी जब होगी तो उसके बाद आप चाय नहीं पीते थे। तो उसमें फन ये होता था, बारिश, सारे सीन आउटडोर, और उस दिन बारिश और मरी वाले क्या कह रहे हैं इस मौसम में कभी बारिश तो नहीं हुई, आज की हो रही। तो हम लोग दिन के लिटरली 2 सीन कर रहे थे। सबसे फन ये होता था। फिर एक सीन ये था कि डाइनिंग टेबल वाला सीन था, वो एक दिन में शूट किया था, ठीक है, और वो इफ्तारी के बाद सीन किया था। और इतनी जिंदगी में हमने कभी चावल नहीं खाए थे, क्योंकि मास्टर में भी चावल खाने थे, क्लोजअप में भी खाने थे, और अब पता लगा वो अब दूसरा सीन भी इसके मास्टर में भी खाने, इसके क्लोजअप में। और वो पुलाव बहुत मजे का था, उफ, तो फिर तो मजा, वो मजे का था, लेकिन पेट में जगह नहीं थी ना, कैसे जाएगी वो वाला था वो। और इसी तरह जो ऐदे वफा में जो दीवार थी, दीवार पे चढ़ने वाला जो सीन था, वो ड्रामे में तो लिखा हुआ है कि वो दीवार फैलांग के लॉरेंस कॉलेज से निकल जाते हैं, लेकिन लॉरेंस कॉलेज में कोई दीवार ही नहीं है। फिर दीवार बनाई, दीवार वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर की दीवार थी, उसकी तरफ भी वो आई थिंक, और वो दीवार हिल रही थी। ओह। और उन्होंने पहले मैं 96 की जी, अब वहाँ पे क्या कह रहे हैं, सैफ पे क्या कह रहे हैं, कट कर लेंगे ना, तुम यहाँ से उठाना फिर कट लगाएंगे, ऊपर बैठा होगा। लेकिन वो लिटरली शुक्र है चारों ने मुझे किसी तरह से उठा के ऊपर बिठा दिया। वाओ, ओके। तो वो सीन मजे का था। हाँ, और एक मजे की बात, मुझे नाम ही नहीं आते थे। मैं लिटरली जब तक ऐदे वफा आया ना, मुझे नहीं पता था कि शादेन कौन है और शहरियार कौन है। मुझे बस ये पता था साद कौन है, साद अहद है, क्योंकि बाकी सबका नाम शीन से शुरू होता था ना। तो मतलब शादेन कौन है, शारी कौन है, शहरियार कौन है। और इवन ऐदे वफा में जो सीन है जिसमें मैं दीवार पे चढ़ा हुआ हूँ, तो मैं नाम लेता हूँ ना, जरा के साद, शहरियार, शेर, और एक शाहजैन नहीं लेता, क्योंकि उस वक्त मुझे याद नहीं लिया मैंने नाम। हाँ। मैंने, क्योंकि मुझे दिमाग में नहीं आया, मैंने 2 दफ़ा शेरी तो वो मुझे याद ही नहीं था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझे, जब हम लोग सीन करते थे डाइनिंग टेबल वाला, तो मुझे नहीं पता था कि शारिक कौन है और शहरियार कौन है। मुझे बस ऐसा इसकी तरफ देखना है, इसकी तरफ देखना है, बस मुझे पता था साथ जो है वो अहद है, बस। इसके अलावा मुझे पूरी में से नहीं पता होता था। प्लस फिर एक सीन था रोने वाला जेल में, वो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जेल में गया, और आई एम ग्लैड कि वो टीवी पे कैप्चर हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं पहली दफ़ा जेल गया तो कैसा लग रहा था। तो आई थिंक बहुत ही गंदी फीलिंग होती है। उस वक्त ये था कि मैं जेल में जाऊंगा, लेकिन जब जेल में उन्होंने दरवाज़ा बंद करके कहा ना कि अभी क्यों, तो बहुत घबराने वाली जगह होती है कि अब आप यहाँ से नहीं बाहर निकल सकते। और वहाँ पे कैदी क्या कह रहे हैं, भाई ये आप इधर ही रहें। मैं कह रहा हूँ कि वो मैं बस सीन करने आया हूँ, मैंने यहाँ से चले जाना है। वो खुश थे, मेरे ख्याल से चले जाना है। उन्होंने लूडो रखी हुई है अपने लिए कि भाई आप आए, आप ना जाए। तो वो खैर, मैं उस दिन मुझे ना रोने वाली, ऐसे जुल्म करने वाले सीन बहुत पसंद है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि ओह आज तो मैं रोऊंगा।
तो मैंने 2 गाने भी सुने सैड सॉन्ग ना कि मैं फील में हूँ, लेकिन मैं इतना खुश था कि वो गाने ने कोई असर नहीं डाला। मैं बस ये था कि आज तो मैं रहूँगा, आज तो मैं रहूँगा। और वो सीन ऐसे ही हुआ था। जब सीन शूट भी किया था तो नहीं पता था कि इतना वायरल जाएगा। वो लिटरली था एक्शन, हाँ हो गया अब जाओ घर। जब ऑन एयर हुआ तो हुआ, लेकिन ऐसा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सेट पे कुछ बड़ा फन हो, लेकिन यहाँ पे इतना टाइट काम कराते हैं कि वो आपको हंसने भी नहीं देते, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बताएं, प्रोजेक्ट अभी आपके पास एक जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं या अभी नहीं बात कर सकते? मैं तो कर लूँ, पता नहीं पीछे से ये ना हो कि आपको कोई नई शक्ल नजर आए प्रोजेक्ट में, तो फिर ये तो मैंने नहीं सोचा था। नहीं अल्लाह ना करे। हाँ हो जाता है, देखो हो जाता है, बदल जाते हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, लेकिन ये कि बस एक है होपफुली कि वो अच्छा जाए, शायद प्राइम टाइम का ही होगा। चलें, तो लेट्स सी। नहीं बहुत खुशी हो रही है सुन के, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और सब्ज़ली को हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कर लिया आपने जितना एंजॉय करना था, अब वो नहीं आएगा। अब नहीं सब्ज़ली। ओहो, चले, हम सोचे थे एक अलविदा हम उनको भी कहते हैं ड्रामा, नहीं वही थी, अब कर चुके सारे, मैं भी कर चुका। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर so प्रोजेक्ट्स, एंड बहुत जल्द आपसे दोबारा होपफुली मुलाकात होगी किसी और प्रोजेक्ट पे, इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच।